सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची महामारी कोरोना। कोर्ट के अधिकतर कर्मचारी संक्रमित, अब घर से चलेगी अदालत। उत्तर प्रदेश के बांदा में जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी पर लगाई पाबंदी। वकील से मिलने से किया इनकार। अंसारी की आज 2 मामलों में होगी पेशी। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का प्रचार जारी। ममता बनर्जी आज करेंगी 4 रैलियां, तो वहीं पीएम मोदी बर्धमान, कल्याणी और बारासात में करेंगे जनसभा। और कोरोना ने एक बार फिर से मचाया कोहराम। पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा मरीज मिले। करीब 6 महीने बाद 900 से ज्यादा मौतें। आज एक्टिव केस भी 12 लाख के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। 1.5 लाख से ज्यादा आज कोरोना के केसेस निकलकर सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा संक्रमित कर्मचारी हो चुके हैं। बड़ी खबर, अब घर से अदालत चलेगी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस समय सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पूरा देश थम सा गया है एक तरीके से कोरोना की दूसरी लहर की वजह से। बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब अदालत घर से ही चलेगी। अब जितने केसेस होंगे उनकी जो सुनवाई होगी किस तरीके से होगी ये आगे का तय किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अब अदालत घर से चलेगी। जो कर्मचारी हैं 50% से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। 50% से ज्यादा कर्मचारियों का संक्रमित होना बहुत ज्यादा चिंता का विषय है पूरे देश के लिए भी। अदालत घर से चलेगी ये भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अदालत घर से चलाना बहुत मुश्किल भी है और कैसे ये होगा ये सोचने वाली बात होगी। फिलहाल इतना है कि कोरोना की वजह से पूरा देश थम सा गया है। फिलहाल इतना है कि कोरोना की वजह से देश का हर एक नागरिक प्रभावित है, देश का हर एक व्यक्ति प्रभावित है कोरोना की दूसरी लहर की वजह से। लेकिन अब जो कोरोना का कहर है वो सुप्रीम कोर्ट पर दिखाई दे रहा है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित, अदालत अब घर से चलेगी। हेलो राजीव, आवाज सुन पा रहे मेरी? जी, मेरा सवाल सुनिए। आप सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं, क्या जानकारी? देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो कर्मचारी हैं वो लगभग 50% से ज्यादा के कर्मचारी जो है वो कोरोना संक्रमित हुए हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे कोर्ट को एक सैनिटाइजर किया जाएगा और उसके बाद ही जो कोर्ट परिसर है वो लगेगी। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 1 घंटे की देरी से सारी कोर्ट चलेंगी और जो 11 बजे चलनी थी वो 12 बजे चलेगी और जो 12 बजे चलनी थी वो लगभग 1 बजे चलेगी। मगर जिस तरीके से लोग बात संक्रमित होते चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे। जी, अदालत अब घर से चलेगी, इसको थोड़ा समझा दीजिए किस तरीके से घर से चलाया जाएगा, क्योंकि दर्शकों के लिए समझना ये बेहद जरूरी है। जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अदालत जो है वो घर से चलेगी, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वकील भी अपने चैम्बर या फिर घर से वहां से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और जज है जो वो भी कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ही अपने घरों से जुड़ेंगे। मगर जो जिनका केस है वो भी अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही तो कोर्ट के अंदर शामिल होते हैं, यानी कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मगर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं साफ जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट की जो परिस्थिति है वो भी बिगड़ती चली जा रही है। मगर जिस तरीके से लगातार 50% से ज्यादा के लोग जो है जो सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी हैं वो भी स्थिति बिल्कुल बिगड़ रही है और दिल्ली सरकार को इसके अंदर बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि जिस तरीके से लगातार कोरोना की स्थिति बिगड़ रही हो तो साफ जाहिर है स्थिति
को संभालने के लिए जनता का सहयोग चाहिए और सरकारें मिलकर काम करें। जी, को सैनिटाइज करने का काम शुरू हो चुका है या फिर होगा? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइजर करने का जो काम है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है, यानी कि इसी के लिए लगभग 1 घंटे की देरी ये कहा जा रहा है। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है वो साफ जाहिर है स्थिति बिल्कुल बिगड़ रही है। मगर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को पूरे को सैनिटाइजर किया जाएगा, हर चैम्बर को, हर कोर्ट को, हर परिसर को सैनिटाइजर किया जाएगा, उसके बाद ही कोर्ट परिसर को खोलने की परमिशन दी जाएगी। मगर देखना होगा कितनी कोर्ट खुल पाती है, क्योंकि अभी तक जो स्थिति बिगड़ रही है उससे साफ जाएगा कहीं ना कहीं कोर्ट का काम भी चरमराता जा रहा है। जी, सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारियों का संक्रमित होना ये सिर्फ कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की चिंता नहीं बढ़ाता बल्कि पूरे दिल्ली वासियों की चिंता बढ़ाता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर इसकी समझ होगी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 50% से ज्यादा के लोग जो संक्रमित हुए हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ रही है। मगर सुप्रीम कोर्ट का काम अलग है और राज्य सरकारों का काम अलग है। मगर राज्य सरकार स्थिति को संभालने के लिए पूरी जनता को कहीं ना कहीं सहयोग चाहिए और जनता के लिए कहीं ना कहीं ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के तो जनता जो है वो सहयोग दे और कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है और इसके लिए कहीं ना कहीं जनता लापरवाही करती नजर आ रही है। मगर देखना होगा कि कितनी बड़ी कार्रवाई मिल पाती है दिल्ली सरकार को, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है, वैक्सीन का टीकाकरण भी दिया जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं जो बाजारों के अंदर सख्ती होनी चाहिए तो उसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए। जी, शुक्रिया राजीव बाबा इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो कि पूरे देश के लिए फैसले सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट जहां पर बड़े बड़े केसों की सुनवाई होती है, जहां पर न्याय मिलता है, आज वही संक्रमित है कोरोना की वजह से। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ में बैठक पर लॉकडाउन पर फैसला ले सकते हैं, जिसको लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करें। प्रदेश में महामारी कोरोना को रोकने के लिए गंभीर स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये सच्चाई है। आज 63,000 का आंकड़ा पार कर गया। देश में भी 1,70,000 से ज़्यादा केसेस निकलकर सामने आए। महाराष्ट्र ने पहले ही कुछ कड़े नियम लागू किए। मॉल, दुकान, थिएटर, धर्मस्थल, राजनीतिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी ये लगातार जारी है। साथ ही में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन भी लागू किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति गंभीर बन रही है। ऑक्सीजन हो, चाहे आईसीयू बेड्स हो, इसकी कमी आने वाले दिनों में हो सकती है। इसको लेके लगातार 2 दिन से मुख्यमंत्री महोदय अधिकारियों के साथ, अलग अलग मंत्री, टास्क फोर्स के लोगों के साथ क्या किया जा सकता है उसका अंदाज ले रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे तो टास्क फोर्स का मत है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन कड़ाई से लागू करना पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर लोगों से बैठकें ले रहे हैं। आज उप मुख्यमंत्री के साथ, कुछ अधिकारियों के साथ बैठक है। निश्चित रूप से परिस्थिति को मॉनिटर करने का काम मुख्यमंत्री और सभी मंत्री कर रहे हैं। बैठकें लगातार हो रही हैं। ऑक्सीजन की कमी ना होने दी जाए, ये प्राथमिकता है। और अस्पतालों में बेड्स की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, रेमडेसिविर को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, वैक्सीनेशन को लेके भी अंदाजा लिया जा रहा है कि कैसे और बड़े पैमाने पे टीकाकरण हो। तो इस तरह की चीज़ें लगातार बनी हुई है और निश्चित रूप से जो भी फैसला होगा वो सामूहिक रूप से फैसला करके आगे लागू। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविवार को राजभवन में सर्वदलीय बैठक बुलाकर कोविड नियंत्रण से जुड़े उपायों पर चर्चा की है। उन्होंने सभी से मिलकर प्रयास का आह्वान किया है। और वहीं बैठक में पहुंचे कांग्रेस के विधायक सोहेल अख्तर ने कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए हम सरकार के साथ हैं। सबसे पहले सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई। आज जो सुझाव हम लोगों ने दिया, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब पीछे महामारी आ रही थी तो देशवासियों को संचेत किया था कि महामारी आने वाली है। उसके लिए पहले हम लोगों के पास संसाधन नहीं था, सरकार ने संसाधन मुहैया कराया। लेकिन कुछ प्रवासी मजदूर जो हमारे
प्रदेश के हैं, वो जो महाराष्ट्र में रहते हैं या और अदर स्टेट में रहते हैं, उनको जो यहाँ आ रहे हैं, मैंने उनको सुझाव दिया है सबसे पहले उनको वहीं पे रोक के क्वारंटीन करना चाहिए और उनको फिर गांव या शहर में भेजना चाहिए। और इस महामारी को हम लोग जो दूसरी वेव है इसके लिए हमारा सुझाव जो है उन्होंने माना और मानने के बाद उन्होंने कहा है सरकार तत्पर है 24 करोड़ जनता के लिए जो सुविधा मुहैया होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम करेंगे। ये महामारी का दौर है। हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने देखा था, हमेशा सहयोग का काम किया है, सहयोग करने की हमारी नेता बात करती है। ये महामारी ऊपर वाले की देन है और इस महामारी से लड़ने के लिए जो टीकाकरण हो रहा है उस भी सरकार, कोई की भी सरकार होती है। इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। कि उस टाइम पर 4000 से ऊपर थे तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो भी उस लेवल पे ले जाए तो तुरंत पहुंच जाएंगे वहाँ पर। केंद्र सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हमने रिक्वेस्ट किए पिछले वाले लेवल पे उसको ले जाए। 4000 की डिमांड की आपने, 3000 जितने भी पहले थे हमने कहा उतने ही कर दें ताकि वो लेवल बराबर हो सके। सरदार पटेल में जैसे एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया गया था, इस तरह के सेंटर्स दोबारा आप लोग शुरुआत कर रहे हैं? सब कुछ करेंगे, बिल्कुल सब कुछ किया जाएगा। नहीं देखिएगा, जरूरी नहीं कि एक ही जगह पे किया जाए, जगह जगह पे करेंगे। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, वो कोरोना के बारे में जानकारी दे रहे थे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, वही सर्वदलीय बैठक के बाद में बीएसपी के नेता लालजी वर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आहूत की गई सर्वदलीय, इसके लिए तो मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं और इसमें अच्छे सुझाव दिए गए हैं जिससे कि कोरोना जैसी महामारी को पर नियंत्रण किया जा सके और आम जन का निज दिन का जो क्रियाकलाप है उस पर भी बहुत ज़्यादा व्यवधान न पड़े, हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी कोई कमी न आवे, इस संबंध में हम सब लोगों ने सुझाव दिया। विशेषकर हमने इस बात पर भी हमने अपनी बात रखी है कि एक तो जो अन्य बीमारियों से मरीज हैं उनके भी इलाज के, कोरोना मरीजों के साथ साथ उनके भी इलाज की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के नाम पर अन्य जो बीमार व्यक्ति आता है उसका इलाज नहीं हो पाता। और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। साथ ही साथ ओपीडी जो बाह्य रोगी देखे जाते हैं, टेस्टिंग के बाद उनकी देखरेख भी लगातार होती रहे, इस तरह का हम सब लोगों ने सुझाव दिया। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने समय समय पर कोरोना के संबंध में क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है उसके बारे में ट्वीट के माध्यम से लोगों को सचेत करने का काम किया है। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इस दिशा में अच्छा काम करके और प्रदेश की जनता के हित में कार्य करेगी। अभी ठीक कर रहे हैं? अभी पहला जो था वो आप लोग नहीं, जो पहला था उसमें जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को दृष्टिगत रखते हुए इस बार ऐसी कोई कमी न रहने पावे। इस तरह बंगाल में चुनावी घमासान जारी है। 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 8 चरणों में हो रहे चुनाव की आधी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब 5वें चरण के मतदान से पहले का जो चुनाव प्रचार चल रहा है, 5वें चरण के मतदान से पहले भी सत्ताधारी दल और विपक्षी दोनों में से कोई भी खेमा चुनाव प्रचार में पहले किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। बीजेपी की ओर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार की बागडोर संभालेंगे। पीएम मोदी आज बंगाल में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। पीएम मोदी की जो पहली चुनावी रैली है दोपहर तकरीबन 12 बजे बर्धमान में होगी। बर्धमान के बाद पीएम मोदी तकरीबन 2 बजे कल्याणी में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की तीसरी जो रैली है वो तकरीबन 3:30 बजे बारासात में होगी। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो आरजेडी प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने सीएम ममता को समर्थन देते हुए कहा है कि ममता जो बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं वो एकदम सही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। ताकत का इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार वहां कर रही है वो अभूतपूर्व है। माने लंबे समय से हम लोग राजनीति में हैं और किसी भी चुनाव में हम लोगों ने नहीं देखा है कि भारत सरकार, राज्य सरकार, एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह से हमला कर रही है जैसे माने केंद्र जो है प्रांत पर हमला कर रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एकदम जिस तेवर में बात कर रहे हैं, लगता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है वहां मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, स्थानीय नेता नहीं लड़ रहे हैं। अब वहां जो गोली कांड हुआ जिसमें 5 लोग मारे गए, उसमें सफाई ये आ रही है कि साहब इन लोगों ने हथियार छीनने की कोशिश की। ये कोई कल्पना कर सकता है क्या? वो जो बूथ है जहां 5 लोग मारे गए, उस बूथ में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जिलाधिकारी ने जिले में बढ़ते कोरोना को देखते हुए 26 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और ये कर्फ्यू रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू किया गया है। इसके साथ ही आवश्यक कार्यों को कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है ताकि किसी भी जरूरी कार्य को रोका जाए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक की तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर कई अधिकारी इस समय मौजूद हैं और कोरोना को लेकर ये बैठक चल रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कोरोना केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी के मद्देनज़र सीएम रोज़ाना अधिकारियों के साथ में बैठक करते हैं। किस तरीके से स्थिति को सुधारा जाएगा, आगे क्या कुछ करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए ताकि इन परिस्थितियों को कंट्रोल किया जाए। तो तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मीटिंग में मौजूद हैं, उनके साथ में कई और अधिकारी भी हैं जो कि मीटिंग में बैठे हुए हैं। इस समय देश की परिस्थितियों को लेकर जो चर्चा चल रही है वो सीधी तस्वीरें आपके सामने। उत्तर प्रदेश के हालातों को लेकर, कोरोना की स्थिति को लेकर, बचाव एवं राहत कार्यों को लेकर, कैसे बचाव एवं राहत कार्य किए जा सकते हैं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आगे की रणनीति क्या हो सकती है, अधिकारी क्या कर सकते हैं, पुलिस कर्मचारी क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर आगे क्या हो सकता है, उन सभी मुद्दों को लेकर आज तमाम चर्चाएं की जा रही। हालांकि रोजाना इस तरह की बैठक का आयोजन सीएम की तरफ से खुद किया जाता है, सीएम खुद उस बैठक में मौजूद रहते हैं। वैक्सीनेशन की सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो कई राज्यों में है। हालांकि जब सवाल किया जाता है उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से या फिर खुद सीएम से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो सीधे तस्वीरें आप देख रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। केरल के कोझिकोड से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर विजिलेंस ने मुस्लिम लीग के नेता और कोझिकोड के विधायक केएम शाजी के घरों पर छापा मारा है। विधायक के कोझिकोड और कन्नूर में घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। संपत्ति के अवैध अधिग्रहण के एक मामले में केजी शाजी के खिलाफ विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है। छापेमारी आज सुबह शुरू हुई। कोझिकोड में मकान पत्नी आशा के नाम पर पंजीकृत है और छापेमारी आवास में निर्माण से संबंधित वित्तीय स्रोतों की भी जांच चल रही है।
इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब के गुरदासपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुरदासपुर में कृषि कानूनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी खबर आपके सामने। संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत बुलाई है। महापंचायत का आयोजन किया है सरकार का विरोध करने के लिए, कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल होंगे। बड़ी खबर आपके सामने। बलवीर सिंह राजेवाल, दर्शन पाल भी गुरदासपुर आज पहुंचेंगे। तो बड़े स्तर पर महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें कई बड़े बड़े किसान नेता आज पहुंचने वाले हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी आज इस महापंचायत में पहुंचेंगे, जो कि गुरदासपुर में आयोजित की जा रही है। उनके अलावा भी कई ऐसे किसान नेता हैं जो कि आज इस महापंचायत का हिस्सा बनने वाले हैं। बलवीर सिंह राजेवाल, दर्शन पाल सिंह, ये सभी आज गुरदासपुर में महापंचायत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। आपको बता दें कि लगातार विरोध प्रदर्शन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा है। अवतार सिंह संवाददाता इस समय हमारे साथ गुरदासपुर से जुड़ चुके हैं। अवतार सिंह, बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया, राकेश टिकैत समेत कई बड़े बड़े किसान नेता उसमें पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी है और कितने बजे लगभग ये महापंचायत होने वाली है? लगता संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज लगातार दिखाई दे रही है। गुरदासपुर में महापंचायत का आयोजन किया गया है। राकेश टिकैत वहां पर पहुंचेंगे। उनके अलावा कई ऐसे किसान नेता हैं जो आज वहां पर पहुंचने वाले हैं महापंचायत में। पंजाब में पहले भी कई बार महापंचायतों के आयोजन हो चुके हैं। उन महापंचायतों में कई बड़े किसान नेता पहुंचते हैं, सिंगर पहुंचते हैं, कई पंजाबी कलाकार पहुंचते हैं जो कि सीधे सीधे किसानों का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर नहीं, जब दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन हो रहा है वहां पर भी किसान नेता लगातार नजर आते हैं। जो पंजाबी कलाकार हैं वो भी नजर आते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कृषि कानून रद्द किए जाएं। कृषि कानून रद्द से कम में मानने को तैयार किसान नहीं है। तो देश में कोरोना का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग इस महामारी के प्रकोप से बेपरवाह हो रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए सरकार हर कदम पर प्रयास कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया। और आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया लगातार चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद प्रशासन ने जिले में 5 मई तक धारा 144 लागू की है। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद सभी गरीबों के खाते में काले धन का 1 लाख रुपए नहीं आएगा। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल हिंसा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। जिस तरह से वो भारत सरकार में आए तो काला धन हम सबके पॉकेट में आ ही गया। 15-15 लाख आप सबके अकाउंट में आए। हर साल 2 करोड़ लोगों की नौकरियां लगी गई और हम अमीर हो चुके हैं। सारे गरीब अब अमीर हो चुके हैं। तो अगर उस तरह से आप अंदाज लगाएंगे तो निश्चित तौर से जो वो बोल रहे हैं, उनको जो उनके भक्त हैं, जो भाजपा भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, उनको सच मानना चाहिए। बिल्कुल, मैं ममता जी का नाम बोल के जो हिंसा हुई और 4 लोग उसमें मर गए, वो बहुत ही निंदनीय है। और हर आवाम को बुलेट का जवाब वोट से देना चाहिए और हर उस पार्टी को देना चाहिए जो चुनाव को हिंसा का उदाहरण बनाती है। तो जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कोरोना को लेकर कहा है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लोगों को जागरूक होना ही पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोग मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। इस समय हम समूची दुनिया में संक्रमण को लेकर के सबसे ऊंचे पायदान पर हैं। लिहाजा WHO की, ICMR की और प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई हिदायतों का सबको पालन करें। संक्रमण ना कोई आयु देखता है, ना वो भाषा देखता है, ना देश देखता है। इसका उपाय दूरी बना के रखना और मास्क लगाए रखना।
बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने सीएम ममता पर हमला करते हुए कहा कि वो चर्चा में बने रहने के लिए विवादित बयान देती हैं। उनकी 2 मई को विदाई पक्की है, जनता उन्हें नकार चुकी है। उन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि 2 मई को इनका टर्म भी समाप्त हो रहा है और ये परमानेंट जा भी रही है। जो वेस्ट बंगाल के हाल बना रखा है, जो वो समझती है कि देश से वेस्ट बंगाल अलग है और अलग तरह का भारत के संविधान के खिलाफ जो व्यवहार करती हैं, वो व्यवहार पर माननीय मंत्री अमित शाह जी बोल रहे हैं और इनको तो परमानेंट 2 तारीख के बाद जाना ही है। ये अब कोई बचा नहीं सकता है। बंगाल की जनता इनको धो दी है कि बातों को बहुत नोटिस लेने लायक नहीं है। जो विवादित बात करके, विवादित बयान करके, विवादित बयान नेताओं पर करके ये चर्चा में बनी रहना चाहती हैं और चर्चा में रह के ये चाहती है वेस्ट बंगाल पर शासन करना। उसका समय खत्म हो गया है। अयोध्या के भाऊपुरा गांव में 4 मौतों से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और बताया जा रहा है कि मरने वाले सभी लोग काफी समय से बीमार चल रहे थे और सभी को गले में खराश और दर्द के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत और जुकाम बुखार की शिकायत थी। इसके अलावा गांव में दर्जनों लोग बीमार बताए जा रहे हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि गाँव में होने वाली सभी मौत कोरोना से संक्रमित होने के कारण हुई हैं। साथ ही गाँव में बीमार भी कोरोना से पीड़ित हैं। डॉक्टर का कहना है कि कोरोना से मौत की पुष्टि के लिए शवों की जांच की जाएगी। साथ ही लोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य टीम भेजी जाएगी। अच्छा, 4 आए हैं तो सर इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? हाँ, अब इन लोगों को जो है क्वारंटाइन में रखना, होम आइसोलेशन में रहें जी, और जो बीमार हैं उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। अच्छा, जो बीमार है उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। लेकिन सर इसी ग्राम पंचायत में लगभग 3-4 दिन के अंदर जो है 4 लोगों की मृत्यु हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव से ही ये मामला हुआ हो? और इसकी जांच हो रही है, जांच होगी, शाम तक रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा। और यहाँ के लोग एक ये ध्यान दें, नौजवान जो है तय कर ले कि 45 साल के ऊपर जितने लोग हैं जी सबको टीका जरूर लग जाए। टीका से डरे नहीं, टीका इसका अच्छा बचाव है। और सब लोग मास्क लगाए रहें। अब जैसे देखने में आ रहा है कि मास्क कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जी, सोशल डिस्टेंसिंग पे रहें, घर में भी रहें जी, शौचालय का सब लोग इस्तेमाल करें जी, बाहर ना जाएं जी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।